हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 1 पार्ट 3 लेक्चर से। सो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैन मैटर changes its state। क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? इट मीन्स अगर सॉलिड है तो क्या वो लिक्विड स्टेट में जा सकता है, लिक्विड से गैस में जा सकता है, या गैसेज स्टेट में है तो क्या लिक्विड स्टेट में आ सकता है, या लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ सकता है? क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज़ पॉसिबल। ओके, वाटर के केस में हम देखते हैं वाटर तीनों ही स्टेट में है ना। आइस मेल्ट होके लिक्विड बनाता है, लिक्विड वाटर, वाटर बॉयल होके वेपर्स में गैसेस स्टेट में चला जाता है। तो ये पॉसिबल तो है, बट कैसे? और ऐसा होता क्यों है? अगर कोई मैटर सॉलिड स्टेट में है और अगर उसको हम हीट प्रोवाइड करें तो क्या होता है? उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो पार्टिकल्स का रैंडम मोशन बढ़ जाता है, बहुत तेज़ी से मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ब्रेक होता है और वो दूर दूर चले जाते हैं। और जैसे ही वो दूर दूर जाते हैं उनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड से लिक्विड चली जाती है। फिर लिक्विड को जब हम और ज़्यादा हीट करते हैं तो अगेन सेम प्रोसेस होता है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ती है, और ज़्यादा बढ़ती है तो उनका रैंडम मोशन और ज़्यादा बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वीक हो जाते हैं, पार्टिकल्स और दूर चले जाते हैं, अल्टीमेटली लिक्विड से वो गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, है ना। तो ऐसा किया जा सकता है बाय चेंजिंग दी टेम्परेचर। जैसे मेल्टिंग पॉइंट किसे बोलते हैं हम? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। सो वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर तो हर मैटर पे अप्लाई हो ही रहा है हर समय, है ना, तो ये लिखना जरूरी है ना। सो मेल्टिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग और मेल्ट्स इनटू लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। यानी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो मेल्टिंग पॉइंट is a temperature at which solid starts converting into or melting into liquid at atmospheric pressure। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? तो सॉलिड की जगह पे लिक्विड आ जाएगा और लिक्विड की जगह पे गैस हो जाएगा, है ना। लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्जन। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस और वेपर्स एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, है ना। ये कन्वर्जन होता क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बताया कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनका वाइब्रेशन बढ़ जाता है, वाइब्रेशन बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स जो है वो कम हो जाता है, पार्टिकल्स दूर चले जाते हैं और अल्टीमेटली फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। ओके, सो दिस इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है
मान लो कि हमने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में हमने कुछ आइस क्यूब्स ले लिए, ठीक है, कुछ बर्फ के टुकड़े ले लिए हमने, आइस क्यूब्स ले लिए, ठीक है, और यहां पे एक हमने थर्मोमीटर लगा दिया. सो वी नो दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस. तो अभी इस थर्मोमीटर में रीडिंग क्या आएगी? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. इस आइस को मेल्ट होने देते हैं, रूम टेम्परेचर पे इस कंटेनर को रख देंगे हम, आइस मेल्ट होता जाएगा होता जाएगा. अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आएगी जब पूरा का पूरा आइस जो है वो मेल्ट होके क्या बना लेगा? वाटर, यानी लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, है ना. सो इस समय भी हम यहाँ से रीडिंग नोट करेंगे तो अभी भी रीडिंग मुझे 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगी. तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सॉलिड लिक्विड में तभी कन्वर्ट होता है जब उसे हीट मिलती है. तो अगर इस आइस क्यूब को हीट मिली है और ये लिक्विड स्टेट में गया है तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए. तो ये थर्मोमीटर में यहाँ पे भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही क्यों आता है? दिस इज द क्वेश्चन. तो जो हीट आइस क्यूब को मिली उसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा? फिजिकल स्टेट तो चेंज हो गई उस हीट की वजह से, बट टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया. इस तरह की हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, विच इज ऑल्सो नोन एज हिडन हीट. हिडन हीट, छुपी हुई हीट है ये, है ना. सो हीट तो मिली यहां पे, बट इस हीट की वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़ा. तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो हीट इसको मिली वो किस में यूटिलाइज हुई? टेम्परेचर बढ़ाने में तो यूटिलाइज नहीं हुई, है ना. तो ये हीट गई कहाँ? हिडन क्यों हो गई? है हीट गई तो गई कहाँ? तो ये जो आइस क्यूब के मॉलिक्यूल्स हैं इनके पार्टिकल्स के बीच में, मान लेते हैं कि ये एक आइस क्यूब है, ठीक है, ये एक आइस क्यूब है और ये इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं. तो जब हमने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा तो इसको हीट तो मिली बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है. तो वो हीट क्या कर रही है? वो हीट कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है? दैट हीट इज यूटिलाइज्ड इन ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसको ओवरकम कर रही है, उसको ब्रेक कर रही है ना. तो इससे क्या होगा? ये हीट यूटिलाइज हो गई पार्टिकल्स को सेपरेट करने में, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना. इन पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड है ना उसको ब्रेक करने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने में. तो पार्टिकल्स दूर दूर चले गए, यानी स्टेट तो चेंज हो गई बट टेम्परेचर नहीं बढ़ा, है ना. तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और पार्टिकल्स की एनर्जी तो बढ़ेगी बट टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा. ड्यूरिंग the change of physical state, the energy of particles increases, but not the temperature. टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ठीक है. तो उसे लेटेंट हीट बोलते हैं. फिर से ये पूरा प्रोसेस एक बार बता देता हूँ. यहाँ पे आइस क्यूब का जब हमने टेम्परेचर लिया 0 डिग्री सेल्सियस था, आइस क्यूब मेल्ट होके वाटर स्टेट में चले गए तो भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहा. इट मीन्स हीट तो मिली बट टेम्परेचर नहीं बढ़ा. तो वो हीट कहाँ पे यूटिलाइज हो गई? दैट हीट इज यूटिलाइज्ड इन बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन दी पार्टिकल्स. इन पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको वीक करने में, उसको ब्रेक करने में यूटिलाइज हो गई. तो टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा बट पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी. यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ना इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी. तो वाटर के पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी, आइस क्यूब के पार्टिकल्स की एनर्जी कम होगी, है ना. बिकॉज ऑफ दिस लेटेंट हीट विच इज ऑल्सो नोन एज हिडन हीट. और छुपी हुई हीट क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि ये टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है ना. तो जब तक फिजिकल स्टेट चेंज होता रहेगा तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा बट पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी.
तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बार बार कि आइस क्यूब है और वाटर है, दोनों सेम टेम्परेचर पे पॉसिबल है, 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस पे, बट ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट कौन देगा, है ना। मान लो एक 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस क्यूब है, उसको हमने इस हाथ पे टच किया, और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, उसको यहाँ हमने टच करा, ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट किधर मिलेगा हमें, आइस क्यूब में मिलेगा। क्यों? क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है ना। टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है, बट एनर्जी ज़्यादा है, सो ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट हमें मिलेगा आइस क्यूब में। दिस इज नोन एज लेटेंट हीट। ये वो हीट है जो टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। जब फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा होता है तब टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, बट पार्टिकल्स की एनर्जी को बढ़ा देती है। सो सच टाइप ऑफ हीट इज नोन एज लेटेंट हीट, है ना। तो ये जो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन है ना, इसको फ्यूजन भी बोलते हैं, फ्यूजन, है ना। नाउ there is one more term, latent heat of fusion। तो अभी देखो आपको नाम से ही पता चल गया होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन की बात हो रही है, इट मीन्स सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन जब हो रहा है और उस समय जो लेटेंट हीट है उसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मान लो कि हम 1 kg सॉलिड ले रहे हैं, है ना, और इसको हमने हीट किया और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, है ना। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द टेम्परेचर और इज द हीट which is required to convert 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point, है ना। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन है तो मेल्टिंग पॉइंट, और हर समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अप्लाई हो ही रहा है। सो लेटेंट हीट वो हीट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट है जो 1 kg सॉलिड को दी जाती है ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट which is required to convert 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point, है ना। Similarly, latent heat of vaporization। अब वेपराइजेशन की बात हुई है तो यहां पे 1 kg सॉलिड की जगह हम क्या ले लेंगे, 1 लीटर ऑफ लिक्विड, है ना। और इसको जब हम हीट कर रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, गैस में, और यू कैन से वेपर में। तो सेम डेफिनेशन में चेंजेस कर दो, द अमाउंट ऑफ or the quantity of heat required to convert 1 liter of liquid into gas or vapor at atmospheric pressure at its, यहां पे आ जाएगा boiling point। ओके, क्योंकि लिक्विड से गैस कन्वर्जन है। सो अगेन रिपीटिंग, latent heat of vaporization is the quantity of heat which is required to convert 1 liter of liquid into gas or vapor at atmospheric pressure at its boiling point, है ना। तो 1 लीटर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट हमें चाहिए, है ना, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है ना, जो मैंने आइस और वाटर वाला क्वेश्चन पूछा था, सिमिलरली वैसा ही एक और क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म होता है ना। देखो,
वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, और 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम भी पॉसिबल है, वाटर भी पॉसिबल है और स्टीम भी पॉसिबल है, विच इज़ द वेपर फॉर्म ऑफ वाटर। तो विच कॉजेज मोर सिवियर बर्न्स, वाटर और स्टीम एट द सेम टेम्परेचर, है ना? किससे हम ज़्यादा जल जाएंगे, वाटर से कि स्टीम से? एट 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों ही 100 डिग्री सेल्सियस पे पॉसिबल है, तो आंसर है स्टीम। स्टीम कॉजेज मोर सिवियर बर्न्स देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। व्हाई? क्योंकि जब लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हुआ तो टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा, लेटेंट हीट थी इसलिए, बट पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ गई। तो स्टीम के पार्टिकल्स की एनर्जी जो है वो वाटर के पार्टिकल्स की एनर्जी से ज़्यादा है, इसीलिए स्टीम कॉजेज मोर सिवियर बर्न्स। 100 डिग्री सेल्सियस वाला स्टीम इस हाथ पे डालो और 100 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर इस हाथ पे डालो, किस पे ज़्यादा जलेंगे हम? स्टीम विल कॉजेज मोर सिवियर बर्न, क्योंकि टेम्परेचर सेम है बट वाटर के कंपैरिजन में स्टीम के पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेटेंट हीट में से एक ना एक क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से। ओके, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच विल कॉज अ मोर कूलिंग इफेक्ट, ice or water at 0 degree Celsius, so answer will be ice. And which causes more severe burns, water or steam at the same temperature, so answer will be steam. अभी कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पे, मान लो कि वो सॉलिड स्टेट में है ना, सॉलिड स्टेट में है और उनका टेम्परेचर हमने बढ़ाया, यानी इसको हीट किया हमने, तो वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में नहीं चाहते, डायरेक्ट गैशियस स्टेट में चले जाते हैं, है ना? तो लिक्विड स्टेट यहां पे आती ही नहीं है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और इस तरह के सब्सटेंस जिनको हीट करने पे वो डायरेक्टली सॉलिड से गैशियस स्टेट पे चले जाते हैं, उसे हम बोलते हैं सब्लिमेट। Okay, so the conversion of solids directly into gaseous state on heating without passing through the liquid state and vice versa is known as sublimation, है ना? तो हीट करने पे सॉलिड स्टेट से गैशियस स्टेट में डायरेक्टली चले जाएं और टेम्परेचर कम करने पे गैशियस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में आ जाएं, लिक्विड स्टेट को स्किप कर दिया जाता है, लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है इसमें। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, है ना? केमिकल नेम इज अमोनियम क्लोराइड, जिसे हम कैम्फर भी बोलते हैं। कैम्फर मीन्स कपूर, जो पूजा में हम यूज करते हैं ना, आरती में। अगर इसको हीट किया जाएगा ना तो ये डायरेक्टली कौन सी स्टेट में चला जाएगा? गैशियस स्टेट में चला जाएगा, इसमें लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है। सो ये एक तरह का सब्लिमेट है जो सब्लिमेशन शो करता है। ओके, सब्लिमेशन प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, हमारी टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी भी दी है कि एक चाइना डिश दी है ना, इसको हीट किया जा रहा है, ठीक है, और इस चाइना डिश में क्या ले लिया है? कैम्फर, दैट इज योर अमोनियम क्लोराइड, है ना? और इसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल लगा दी गई है, यहाँ पे एक कॉटन प्लग लगा दिया इसको बंद करने के लिए। तो जब ये कैम्फर अमोनियम क्लोराइड को हीट किया जाएगा तो ये डायरेक्टली गैशियस स्टेट में चला जाएगा सॉलिड से,
और जब ये गैशियस स्टेट ऊपर जाएगी तो ये कोल्डर पार्ट जो है ना इस फनल का, उसके कांटेक्ट में आएगी यहाँ पे, है ना। सो जब ये ठंडी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगी, कोल्डर रीजन के साथ, तो इसका कंडेंसेशन हो जाएगा और ये वापस से गैशियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में चली जाएगी। तो ये फिर से हमें सॉलिड कैम्फर मिल जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज सब्लिमेशन, जिसमें लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है हीट करने पे, है ना। डायरेक्टली सॉलिड से गैशियस स्टेट में चला जाता है मैटर, या गैशियस स्टेट से डायरेक्टली टेम्परेचर कम करने पे फिर से सॉलिड स्टेट में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है। इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, सो इस टॉपिक का आउटकम क्या निकला? कैन मैटर चेंजेस इज स्टेट? यस। तो पहला है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो सॉलिड लिक्विड में जा सकता है अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, और लिक्विड गैशियस स्टेट में जा सकता है अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। ठीक है, गैशियस स्टेट फिर से लिक्विड स्टेट में आ सकता है अगर इसका टेम्परेचर कम कर दिया जाए, और लिक्विड स्टेट फिर से सॉलिड स्टेट में आ सकता है अगर इसका टेम्परेचर कम कर दिया जाए। यहाँ पे मैं एक टर्म बार बार यूज़ कर रहा हूँ, आ सकता है, हो सकता है, बिकॉज दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मैटर, ऑन द पार्टिकल नेचर ऑफ द मैटर। सारे के सारे मैटर टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिड्स लिक्विड में नहीं जाते हैं, लिक्विड गैस में नहीं जाते, जा सकते हैं, है ना। सो दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मैटर, राइट। तो क्या टेम्परेचर के अलावा, है ना, और कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसको हम चेंज करें और मैटर चेंज हो जाए, मैटर की फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए? यस, ऐसा हम कर सकते हैं प्रेशर को चेंज करके, है ना। गैस को अगर हम ज़्यादा प्रेशराइज करें, प्रेशर बढ़ाएं, गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, उसमें प्रेशर बढ़ाएं यानी कि उसको कंप्रेस कर दें हम, तो पॉसिबल है कि वो लिक्विड स्टेट में आ जाए, है ना। और लिक्विड स्टेट को और ज़्यादा हम प्रेशराइज करें सो पॉसिबल है प्रेशर बढ़ाने पे कि वो सॉलिड स्टेट में आ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट कुछ सब्सटेंसेस में ऐसा हो सकता है, जैसे एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो देखो, लिक्विफाइड, लिक्विड वर्ड भी यूज़ करते हैं हम, गैस वर्ड भी यूज़ करते हैं, इसीलिए, है ना। सो ये गैशियस स्टेट में होता है, यानी पार्टिकल दूर दूर होते हैं गैशियस स्टेट में, बट जब इसको प्रेशराइज किया जाता है, ये पिस्टन है, इस पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करा जाता है इसमें, तो पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं। ठीक है, और जब ये पार्टिकल्स एकदम पास पास आ जाएंगे तो क्या होगा, ये गैशियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। सो प्रेशर भी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको चेंज करके हम मैटर की फिजिकल स्टेट चेंज कर सकते हैं। सो टेम्परेचर एंड प्रेशर आर द टू फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, which can change the state of matter. Yes, now the next topic is evaporation. The changing of liquid into vapor at any temperature below its boiling point.
लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट हो जाना एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी इवेपोरेशन होने के लिए उस लिक्विड का टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे ऐसा ज़रूरी नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर पहुंचने से पहले ही वो इवेपोरेट हो जाता है। सो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इवेपोरेशन इज द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है ना। सो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होना स्टार्ट होता है और लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में, वेपर स्टेट में चला जाता है। बट इवेपोरेशन के लिए वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे ऐसा ज़रूरी नहीं है, उससे पहले ही वो इवेपोरेट हो जाता है ना। फॉर एग्जांपल एक कंटेनर लो, उसमें थोड़ा पानी लो और उसको अपनी टेरेस पे जाके रख दो, छत पे जाके रख दो, तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, उसका लेवल कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या वो वाटर कभी बॉईल होता है? कभी देखा है कि उसमें बबल्स आने लगे हैं और एकदम उबल रहा है पानी, तभी इवेपोरेशन होगा? नहीं। तो बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही लिक्विड इवेपोरेट हो सकता है ना। वेट क्लोथ्स हम बाहर सुखाते हैं, है ना, गीले कपड़े, तो उसका सारा वाटर सनलाइट में इवेपोरेट हो जाता है। तो क्या वो कपड़े बॉइलिंग स्टेट में चले जाते हैं, मतलब इतने गर्म हो जाते हैं कि पानी उसमें उबलने लगता है इवेपोरेशन के लिए? नहीं। बॉइलिंग पॉइंट के पहुंचने से पहले ही इवेपोरेशन हो जाता है। ओके। इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमेना है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। सरफेस बाय सरफेस होता है। मान लो कि एक कंटेनर में वाटर है ना, और ये वाटर इवेपोरेट हो रहा है ना। तो जो ऊपर वाली सरफेस है उसके पार्टिकल्स की पहले एकदम से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, दे विल एक्वायर इनफ काइनेटिक एनर्जी और वो दूर दूर हो जाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में कम हो जाएगा और दूर दूर चले जाएंगे। तो पहली लेयर पहले इवेपोरेट हो जाएगी, फिर उसके नीचे वाली लेयर में ऐसा होगा। तो ये प्रोसेस सरफेस बाय सरफेस होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सरफेस फिनोमेना। बॉइलिंग में ऐसा नहीं है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, है ना। बॉइलिंग में किसी कंटेनर में वाटर बॉईल हो रहा है तो उसके सारे पार्टिकल्स की एनर्जी एक साथ ही बढ़ेगी, ठीक है। सरफेस बाय सरफेस ऐसा नहीं होगा। पूरे कंटेनर में जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एनर्जी एक साथ बढ़ जाएगी। सो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, है ना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। तो उसमें आप क्या लिखोगे? डिफ्रेंशिएट बिटवीन और गिव द डिफरेंसेस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। सो पहले तो दोनों की डेफिनेशन लिख देना। बॉइलिंग इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट द बॉइलिंग पॉइंट, ओके, at atmospheric pressure. Evaporation is the conversion of liquid into gas at any temperature below its boiling point. तो पहले तो दोनों की डेफिनेशन लिख देना। सेकेंड पॉइंट में इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, सरफेस बाय सरफेस होता है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, पूरे बल्क में एक साथ पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। बॉइलिंग जो है वो फास्ट प्रोसेस है, एकदम क्विकली होता है। इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस, स्लोली आगे बढ़ता है, धीमे धीमे, सरफेस बाय सरफेस ये प्रोसेस चलता जाता है। सो बॉइलिंग इज अ फास्ट प्रोसेस व्हाइल इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस। बॉइलिंग में बबल्स फॉर्म हो जाते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। आपने देखा होगा वाटर जब बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस में, उसमें बबल्स आना, बुलबुले उठना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। नो बबल्स, इवेपोरेशन में ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। इवेपोरेशन में कभी भी बबल्स फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये 4 पॉइंट आप लिख देना, 3 पॉइंट ये और दोनों की डेफिनेशन, है ना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड द बॉइलिंग। Now, what are the factors on which evaporation depends? वो कौन से factors हैं जिस पे evaporation depend करता है? तो ऐसे 4 factors हैं। पहला, surface area। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ज़्यादा होगा, है ना। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल, हम लोग चाय पीते हैं तो चाय को सॉसर में निकाल लेते हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं, है ना, और प्लेट से पीना स्टार्ट कर देते हैं। अभी कप से उसको प्लेट में क्यों निकाला हमने, है ना। कप में सरफेस एरिया कम था, प्लेट में जब हमने चाय को लिया तो सरफेस एरिया को हमने बढ़ा दिया, ठीक है। सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे सो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, है ना। तो क्या होगा, चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी हमारी, राइट। सो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। दूसरा एग्जांपल, जब भी हम कपड़े बाहर धूप में सुखाते हैं, वेट क्लोथ्स, तो उसको ऐसा स्प्रेड कर देते हैं ना। जैसे एक शर्ट है तो शर्ट को ऐसा गोल बॉल बना के थोड़ी रख देते हैं बाहर, है ना। उसको ओपन करते हैं, स्प्रेड करते हैं और फिर सुखाते हैं। तो एक्चुअली हमने क्या किया, उसको ओपन करके सरफेस एरिया बढ़ा दिया। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, सो अल्टीमेटली वो जल्दी सूख जाएंगे, ठीक है। सेकेंड इज टेम्परेचर, ठीक है। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन increases with the increase in temperature। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिससे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। धूप में गीले कपड़े क्यों सुखाए हमने, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, सनलाइट ज़्यादा आएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा और कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, ओके। थर्ड फैक्टर, विंड स्पीड। विंड की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन भी फास्ट हो जाएगा, है ना। सो रेट ऑफ इवेपोरेशन increases with the wind speed, ठीक है। मान लो कि बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और हमने गीले कपड़े सुखाए हैं तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। बाहर हवा कम होगी तो उनको सूखने में टाइम लगेगा। विंड स्पीड से क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वाटर के, जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस पे हैं, वो विंड के साथ ब्लो हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, हट जाते हैं, तो इवेपोरेशन की रेट भी फास्ट हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि बारिश का मौसम है, बाहर कपड़े सूख नहीं रहे हैं,
तो हम फिर देसी जुगाड़ करते हैं, सब इंडियंस क्या करते हैं, घर में एक अंदर एक रोप लगाते हैं, उसमें कपड़े डाल देते हैं और ऊपर फैन चला देते हैं, है ना। तो एक्चुअली हमने क्या किया, विंड स्पीड बढ़ाई, विंड स्पीड बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि सरफेस के जो वाटर पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली विंड के साथ रिमूव हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। ओके, द लास्ट फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी किसे बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, हवा में कितना वाटर वेपर है उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जैसे मान लो कि आज ह्यूमिडिटी 90% है, इट मीन्स इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं एयर में, है ना। जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है उतना ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एयर में, है ना। ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर बढ़ता जाता है एयर में, ठीक है। सो ह्यूमिडिटी बढ़ने पे द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस with the increase in ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीज है भाई, पहले 3 फैक्टर्स की तरह बढ़ता नहीं है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। बारिश के मौसम में आप बाहर कपड़े सुखाओगे, जल्दी नहीं सूखेंगे, टाइम लगेगा उनको बहुत। क्यों? क्योंकि बारिश के मौसम में ऑलरेडी द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज़ वेरी मच, बहुत ज़्यादा है, 90% तक भी होता है, 90% से ज़्यादा भी हो जाता है मॉनसून सीज़न में। तो जब अभी एयर में ऑलरेडी इतना ज़्यादा वाटर का परसेंटेज है तो इवेपोरेशन कैसे होगा भाई, इवेपोरेशन की रेट स्लो हो जाएगी, क्योंकि एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। So the rate of evaporation decreases with the increase in humidity. Okay, so these are the 4 factors on which the rate of evaporation depends: temperature, area, wind speed and humidity. Okay, next topic is evaporation causes cooling. Evaporation causes cooling. ऐसा कैसे? जब भी इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। और अगर वो लिक्विड ये एनर्जी हीट की फॉर्म में ले ले, है ना, अपने आसपास के सराउंडिंग से, तो क्या होगा, सराउंडिंग में से हीट ले लेगा ये लिक्विड, तो अल्टीमेटली कैसा हो जाएगा, कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जब हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, पसीना बहुत ज़्यादा, जो अभी मुझे आ रहा है ना, तो अगर हम फ़ैन ऑन करके उसके नीचे खड़े हो जाते हैं तो कैसा लगता है हमें, है ना, कूलिंग इफेक्ट आता है ना, ठंडा ठंडा लगता है। ऐसा क्यों हुआ? जब हमें स्वेट आता है और हम विंड के कांटेक्ट में आते हैं तो इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाता है स्वेट का, है ना। और इवेपोरेशन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी हीट की फॉर्म में हमारा स्वेट कहाँ से लेगा, ये एनर्जी हमारी बॉडी की सरफेस से, बॉडी से। तो बॉडी में से हीट बाहर आ जाएगी तो हमें कैसा लगेगा, कूलिंग, कूलिंग इफेक्ट, विल फील द कूलिंग इफेक्ट, ठंडा ठंडा लगेगा हमें, है ना। नेल पेंट रिमूवर होता है ना, तो उसको ऐसा पाम पे लेना थोड़ा सा, है ना, घर पे सबके मिल जाएगा,
तो उसको पाम पे रखना, वो बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है और आपको हाथ में एकदम से ठंडा ठंडा लगने लगेगा। द सेम रीज़न है ना, इवेपोरेशन रिक्वायर्स एनर्जी, सो दैट एसीटोन और द नेल पेंट रिमूवर विल टेक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम योर पाम, है ना। तो पाम में से हीट बाहर आएगी तो आपको ठंडा ठंडा लगेगा। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ठीक है, अभी इसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन और बनते हैं कि भाई हमें समर में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो समर में हमें कॉटन क्लोथ्स प्रेफर करने चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉटन क्लोथ्स स्वेट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, मान लो कि ये गर्मी, बाहर समर बहुत ज़्यादा हीट हो रही है और मैंने कॉटन की शर्ट या टी शर्ट पहनी है, तो कॉटन का फैब्रिक ऐसा होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वेट को एब्जॉर्ब करता है। जितना ज़्यादा स्वेट एब्जॉर्ब होगा, है ना, इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा। एंड इवेपोरेशन रिक्वायर्स एनर्जी, तो वो एनर्जी वो कहाँ से ले लेगा? सराउंडिंग से, हमारी बॉडी से, हमारे बॉडी के आसपास के एरिया से। सो इट कॉजेज कूलिंग। ओके, जो नया नया मटका होता है ना, उसमें देखा होगा जब आप पानी भरते हो तो उसकी बाहर की सरफेस जो है ना वो गीली हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं थोड़ी उसमें। द रीज़न इज कि ये जो अर्दन पॉट है, अर्दन पॉट और यू कैन से मटका, है ना, इसकी सरफेस कैसी होती है? इसकी सरफेस होती है पोरस। पोरस मीन्स इसमें बहुत छोटे छोटे माइन्यूट होल्स होते हैं, है ना, पोर्स होते हैं। तो उन पोर्स से वाटर थोड़ा सा बाहर आ जाता है, इसकी सरफेस वेट हो जाती है। और जब इसकी सरफेस वेट होती है और ये वाटर जब इवेपोरेट होता है सरफेस से, तो वो अपने आसपास के सराउंडिंग से एनर्जी ले लेता है ना। देखो, इवेपोरेशन रिक्वायर्स एनर्जी, और जब वो हीट की फॉर्म में सराउंडिंग से एनर्जी ले लेगा तो वो कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। इसीलिए अर्दन पॉट में, मटके में पानी जल्दी ठंडा हो जाता है। दिस इज द रीज़न। ओके, अब एक्चुअली ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। So basically there are three main, you can say, the states of matter: solids, liquids and gases, है ना। तीन स्टेट्स मेन है: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। बट दो और फिजिकल स्टेट्स हैं, है ना, मैटर की, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है अभी, उस पर बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज भी नहीं है, अभी भी रिसर्चेस चल रही हैं उस पर। कुछ स्टेट्स हैं जैसे प्लाज्मा, है ना, BEC, BEC इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन की मिलके रिसर्च हुई थी इस पे, और एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर उन्होंने फाइंड आउट करी थी, उसके बेसिस पे इसको शॉर्ट कर दिया BEC, है ना। तो चलो पहले बात करते हैं प्लाज्मा की, कि प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर क्या है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, से अलग क्यों है ना। जो इनर्ट गैसेस होती हैं ना, इनर्ट गैसेस ऑल्सो नोन एज नोबल गैसेस। इनर्ट का मतलब होता है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है ना। तो कुछ गैसेस ऐसी हैं जैसे नियॉन, आर्गन, है ना, नियॉन, आर्गन, ये कुछ गैसेस ऐसी हैं, सिंबल लिख देता हूँ मैं, Ne इज़ द सिंबल एंड हियर Ar इज़ द सिंबल। तो ये गैसेस इनर्ट गैसेस हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। इस तरह की गैसेस की जब एकदम से एनर्जी बढ़ा दी जाए या इन गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी जाए तो इनके पार्टिकल्स जो हैं वो
हाईली एनर्जेटिक हो जाते हैं या फिर हाईली एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और ऐसा जब भी होता है हम प्लाज्मा फॉर्म हो जाता है और ये पार्टिकल्स ग्लो करना स्टार्ट हो जाते हैं, चमकना स्टार्ट हो जाते हैं। सो प्लाज्मा इज नथिंग बट अ गैस विथ हाईली एनर्जेटिक एंड हाईली एक्साइटेड पार्टिकल्स, है ना। और जब भी ऐसा होता है तो वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाते हैं। हाईवेज पे रात को आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स और होटल्स के होर्डिंग्स, कुछ कुछ होर्डिंग्स बहुत दूर से हमें दिखने लगते हैं नियॉन कलर में, है ना। तो वो एक्चुअली होता क्या है, नियॉन गैस फिल्ड होती है उन होर्डिंग्स में या उन बैन जो भी एडवर्टीजमेंट के लिए लगाए गए हैं बोर्ड्स, है ना, उसमें नियॉन गैस होती है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वो पार्टिकल्स हाईली एनर्जेटिक और हाईली एक्साइटेड हो जाते हैं और ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दूर से ही हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। अल्टीमेटली वो प्लाज्मा स्टेट पे चले जाते हैं। तो स्टार्स की सरफेस पे, सन की सरफेस पे प्लाज्मा ही है जिसकी वजह से वो ग्लो करते हैं, ठीक है। उनकी अपनी खुद की लाइट होती है बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा, राइट। बीईसी, अब ये बीईसी क्या है ना, लो डेंसिटी की गैस को सडनली हम एकदम कम टेम्परेचर पे उसको कूल डाउन करें, है ना, ठंडा कर लें। एक्सट्रीमली लो डेंसिटी की गैस, देखो डेंसिटी ऑलरेडी गैसेस का कम होता ही है ना। गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो डेंसिटी कम होती ही है। इस चैप्टर में जब हम सॉलिड लिक्विड गैसेस का कंपैरिजन कर रहे थे तब डेंसिटी वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि गैसेस की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। बट गैसेस में भी एक्सट्रीमली लो डेंसिटी की गैस अगर हम ले लें और उसको एकदम से ठंडा कर लें तो हमें जो मैटर की स्टेट मिलेगी ना वो बीईसी कहलाती है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ना तो सॉलिड से मैच होती है, ना लिक्विड से मैच होती है, ना गैस से मैच होती है, ना प्लाज्मा से मैच होती है। तो उसको नई स्टेट तो हमें नाम देना ही पड़ेगा ना, है ना। so that state is known as BEC. So BEC is the physical state of matter which we get when we cool down a gas of extremely low density, then we'll get BEC. okay, so ये इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक था। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, ठीक है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।